नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। तो देखिए, आरबीआई बुलेटिन जो जून 2025 में आया, उसने कहा कि भारत का जो नेट एफडीआई इनफ्लो है वो शार्पली नीचे गिरा है, रिड्यूस हुआ है इन 2025 फाइनेंशियल ईयर कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2024। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2025 में जो हमारा नेट एफडीआई है वो डिक्रीज हुआ है, वो भी शार्पली डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। दिस हैपन डिस्पाइट इंक्रीज इन द ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो, कि हमारा जो ग्रॉस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमारा नेट एफडीआई का इनफ्लो है वो घटा है। ये न्यूज में था। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन विच इज जो बाहर, हमारे देश के बाहर रहता है, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन एंटिटी, के भारत में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर कोई निवेश करता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर का नागरिक होता है, दूसरे देश का नागरिक होता है, तो हम बोलेंगे कि ये एफडीआई है। एफडीआई को डायरेक्ट बोला जाएगा अगर जो इन्वेस्टर होता है वो ओनरशिप एंड कंट्रोल दोनों ले लेता है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि एक देश के नागरिक अगर दूसरे देश के नागरिक की कोई प्रॉपर्टी, कोई कोई संपत्ति उसके मैनेजमेंट के अधिकार के साथ, उसकी कंपनी उसके मैनेजमेंट और ओनरशिप के साथ ले लेता है, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कॉमन थ्रेशोल्ड कितना है एफडीआई में? तो 10% है, मतलब जो लिमिट जो है, कॉमन लिमिट जो है वो 10% है, या फिर उससे ज्यादा हो सकती है लिस्टेड कंपनी में। और अगर हम बात करें कि हमारे 90% एफडीआई जो है भारत की, वो अंडर ऑटोमेटिक रूट है। जैसे दो तरीके से होता है, एक तो गवर्नमेंट अप्रूवल और एक ऑटोमेटिक रूट होता है, और 90% एफडीआई जो है वो ऑटोमेटिक रूट की है, ऐसा हम बोल सकते हैं। गवर्नेंस एंड रेगुलेशन के बारे में अगर बात करें तो जो एफडीआई के रूल्स जो है वो कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी को फॉलो करते हैं। एफडीआई इज गवर्न बाय विच रूल? सो एफडीआई इज गवर्न बाय फेमा नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019। ये फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो मतलब हमारे देश की जो एफडीआई है वो गवर्न होती है फेमा नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स 2019, इस कानून के हिसाब से ये रेगुलेट होती है। अच्छा, ग्रॉस एफडीआई और नेट एफडीआई में क्या फर्क होता है? तो ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल इनवर्ड एफडीआई कमिंग इनटू इंडिया, कि भारत में जो भी एफडीआई आई है वो सारी की सारी एफडीआई को हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस एफडीआई, इनके टोटल को बोलेंगे। तो नेट एफडीआई का मतलब क्या होता है? तो नेट एफडीआई में से हम कुछ माइनस करेंगे, जो इनवर्ड एफडीआई है उसको माइनस करेंगे आउटवर्ड फ्लो से। जैसे कि रिपेट्रिएशन है, कि जो भी एफडीआई इन्वेस्ट कर चुका है वो जब उसका कैपिटल मैच्योर हो जाता है या प्रॉफिट हो जाता है, तो जो अपने देश ले जाता है उसे हम रिपेट्रिएशन कहते हैं। या फिर हमारे देश का एफडीआई दूसरे देश में अगर जा रहा होता है तो आउटवर्ड हम बोलते हैं कि आउटवर्ड एफडीआई है। तो जो रिपेट्रिएशन है, आउटवर्ड ओडीआई है, उसको अगर माइनस कर देते हैं इनवर्ड एफडीआई से, तो हमें क्या मिलता है? हमें नेट एफडीआई मिलता है। नेट एफडीआई जो है इट कैन फॉल, ये कम भी हो सकता है इवन व्हेन ग्रॉस एफडीआई इंक्रीजेस। अगर ग्रॉस एफडीआई ज्यादा हो तो नेट एफडीआई जो है वो उससे कम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है अगर रिपेट्रिएशन एंड आउटवर्ड ओडीआई जो है अगर हो रहा है तो। अच्छा, एंट्री जो भारत में एफडीआई आता है तो उसका एंट्री रूट, मार्ग कौन सा होता है? तो दो तरीके से आ सकता है, एक तो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है और एक गवर्नमेंट रूट से आ सकता है। तो ऑटोमेटिक रूट से बात करते हैं कि ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आता है, उसका मतलब क्या है? कि अगर एफडीआई आता है और उसके लिए कोई प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है फ्रॉम द गवर्नमेंट, नो प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नीडेड अंडर ऑटोमेटिक रूट, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट से आने वाला एफडीआई। लेकिन हाँ, यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्टिंग करने की जरूरत है, और जो सेक्टोरल कंडीशन है अभी भी इसके ऊपर अप्लाई होगी, अदरवाइज ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना जो है वो आ जाती है, जरूरत नहीं होती, उसे ऑटोमेटिक रूट से आया हुआ एफडीआई कहते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होता है? कि जिस एफडीआई में, मतलब जब एफडीआई आता है तो उसके लिए प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होती है, कंपलसरी होती है, तो उसे हम गवर्नमेंट रूट कहते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा, कुछ कंडीशन फॉलो करना ही पड़ेगा, जो अप्रूवल में होगी उसे फॉलो करना ही पड़ेगा।
या कुछ डेटा देख लेते हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं जो एफडीआई भारत में आया है उसमें, और ये डेटा जो है वो कैसा है, तो यूएस डॉलर में है, इन बिलियन में है। तो देखो सबसे पहले हम एफडीआई इनफ्लो की बात करते हैं। तो 2013-14 में 36.5 बिलियन डॉलर का एफडीआई जो है वो आया था भारत में, और उसके बाद 2023-24 में ये 71.28 बिलियन डॉलर का एफडीआई जो है वो भारत में आया था, मतलब इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2024-25 में ये 81.04 बिलियन डॉलर का एफडीआई, मतलब एफडीआई बढ़ा है ऐसा हम बोल सकते हैं, 14% बढ़ा है ऐसा हम बोल सकते हैं। अच्छा, सेक्टर वाइज ट्रेंड अगर एफडीआई की देखें कि कितना परसेंटेज ऑफ टोटल एफडीआई भारत में आया है 2024-25 में, तो देखो ट्रेडिंग में 8% एफडीआई आया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में 16% एफडीआई आया है, और जो सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में आया है वो है सर्विस सेक्टर से 19% का एफडीआई आया है। उसके बाद अगर हम शेयर ऑफ सोर्स कंट्री की बात करें कि कौन से देश से हमारे देश में ज्यादा एफडीआई आया है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल एफडीआई में बात करें तो देखो यूएसए से 11% एफडीआई आया है, जबकि मॉरिशियस से 17% का एफडीआई आया है भारत में, और सबसे ज्यादा एफडीआई जो है वो सिंगापुर से आया है, 30% का एफडीआई आया है। तो मतलब सबसे ज्यादा आज की तारीख में एफडीआई सिंगापुर से आ रहा है ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, एफडीआई के लिए प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन से, उसके एग्जांपल देख लेते हैं, कहाँ एफडीआई नहीं आ सकता। तो एफडीआई देखो भारत में जो लॉटरी अगर होती है तो लॉटरी में, गैम्बलिंग में, और बैटिंग जो होती है, जैसे कि कसिनो में ये बैटिंग होती है, गैम्बलिंग होती है, लॉटरी होती है, तो वहां पे एफडीआई नहीं आ सकता है, ये प्रोहिबिटेड है। फिर चिट फंड है, निधि कंपनियां है, यहाँ पे भी एफडीआई प्रोहिबिटेड है। और कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज है, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं है, वहां पे भी एफडीआई नहीं आ सकता है। अच्छा, वाई एफडीआई इज इंपॉर्टेंट, इसलिए एफडीआई इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एफडीआई हमारे देश में जब भी आता है तो ये कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी लाता है, कंपटीशन को बढ़ाता है, जॉब को बढ़ाता है, रोजगार को बढ़ाता है, और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी लाता है। इसीलिए चलो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल और टेक्नोलॉजी लाता है। तो एफडीआई लॉन्ग टर्म का कैपिटल लाता है, नॉन डेप्ट कैपिटल लाता है, कि ऐसा कैपिटल लाता है जिसे उधारी नहीं बढ़ती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो ये अच्छा है। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड प्रोडक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है हमारी इकोनॉमी में, तो इसीलिए एफडीआई बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद एफडीआई कंपटीशन एंड जॉब में कैसे फर्क पड़ेगा, तो एफडीआई जब भी ज्यादा होता है तो कंपटीशन बढ़ता है और बिजनेस की प्रैक्टिसेस भी अच्छी होती है, और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, स्किल बढ़ती है, और नए नए प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं, तो इसके लिए एफडीआई अच्छा है। अच्छा, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बोल सकते हैं, तो देखो स्टेबल कैपिटल इनफ्लो अगर होगा, एफडीआई को स्टेबल कैपिटल बोलते हैं, तो स्टेबल कैपिटल आती है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सुधरेगा, और हमारी करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो सुधरेगी, और रुपया जो है, हमारी करेंसी रुपया है, तो वो भी इंप्रूव होता है। अच्छा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, वैश्विक संदर्भ में बात करें, तो देखो एक एजेंसी है जिसका नाम है, एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो दुनिया भर में, ये यूनाइटेड नेशन की परमानेंट बॉडी है जो दुनिया भर में ट्रेड, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट को देखता है, एफडीआई को भी देखता है। तो उन्होंने बोला है कि ग्लोबल एफडीआई जो है वो रिड्यूस हुआ है 11% इन 2024, जो सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जब डिक्लाइन हुआ है, लगातार दूसरे साल भी डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, मतलब कहीं पे यूक्रेन में वॉर हो रहा है, यूरोप में क्राइसिस हो रहा है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, और ट्रेड फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है, और उसके कारण जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस भी रिड्यूस हुआ है। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है जिसके अंदर ये एफडीआई का डेटा हम देख रहे हैं। वाई नेट एफडीआई फेल इन इंडिया, 2025 फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा नेट एफडीआई है वो क्यों घटा है, तो उसके मेन कारण है कि पहला कारण है हायर आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, कि हमारे देश में से बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो दूसरे देश में जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे कंपनियां खरीद रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो इसके कारण जो पैसा है वो दूसरे देश में जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हायर आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जैसे इंडियन फर्म जो है वो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे ओडीआई कहते हैं, वो ज्यादा कर रही है, दूसरे देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे हमारा इट इज रिड्यूसिंग नेट एफडीआई, जिससे हमारा नेट एफडीआई कम हो रहा है। उसके बाद लिबरलाइज्ड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, और उससे भी क्या हुआ है कि
ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आसान हो गया है, इसलिए लोग दूसरे देश में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, इसलिए हमारा जो एफडीआई है, नेट एफडीआई है जो घटा है, ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा जो कारण है कि हमारा नेट एफडीआई क्यों घटा है, तो वो है हायर रिपेट्रिएशन। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो भारत में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं बहुत सालों से, तो अब उनका प्रॉफिट जब होता है तो वो अपने देश ले जाते हैं वापस। और जो कैपिटल मैच्योर हो चुकी है, जो मार्केट मैच्योर हो चुका है, वहां से कैपिटल बना जो है अच्छा खासा, तो उसको भी वापस ले जाते हैं। तो ये रिपेट्रिएशन है, तो वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए भी हमारा नेट एफडीआई जो है वो कम हो रहा है। उसके बाद इजी एंट्री कर दी है सरकार ने, इजी एग्जिट कर दिया है, इसके कारण भी जो मैच्योर इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट बना है, उसके कारण भी नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे देश में घटेगा। तीसरा कारण अगर बात करें तो वीक एक्सटर्नल डिमांड, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे देश की जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सटर्नल डिमांड अगर कम होगी, वीक होगी, तो भी क्या हो सकता है, एफडीआई कम हो सकता है। सो वीक ग्लोबल डिमांड कैन रिड्यूस एक्सपोर्ट लिंक इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट एंड दैट इज व्हाई नेट एफडीआई इज डिक्रीजिंग इन इंडिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ हमारा जो एफडीआई है उसको अगर बूस्ट करना हो, इंक्रीज करना हो, तो कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, चलो ये भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सेक्टोरल रिफॉर्म, हमें सेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहिए। गवर्नमेंट एफडीआई नॉर्म्स को रिफॉर्म कर सकती है, जैसे कि डिफेंस है, टेलीकम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, और ज्यादा से ज्यादा एफडीआई को ला सकती है। 2025 के बजट में सरकार ने इंश्योरेंस एफडीआई को इंक्रीज किया है। पहले 74% था, अभी इसको 100% कर दिया है, विद द कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग एंटायर प्रीमियम इन इंडिया, कि जो भी एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में आएगा उसे 100% कर दिया है, मतलब एफडीआई 100%। और जो प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी मेनली प्रीमियम से कमाती है, तो ये सारा का सारा प्रीमियम, कंडीशन क्या है कि सारा का सारा प्रीमियम जो है इंडिया में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, ये कंडीशन लगाई गई है। उसके बाद दूसरा जो कदम उठा सकते हैं वो है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट लेटर अप्रूव द लॉ विच इज रेजिंग इंश्योरेंस एफडीआई कैप टू 100% इन दिसंबर 25। तो ये वही न्यूज हो गया कि 100% का एफडीआई जो है अलाउ किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद इन्वेस्टर फ्रेंडली कंप्लायंस से भी हमारा एफडीआई इंक्रीज हो सकता है। जैसे जन विश्वास एक्ट 2023 जो है वो कंप्लायंस बर्डन को डिक्रीज करता है, जिससे डीक्रिमिनलाइजेशन हो सकता है और उसके कारण एफडीआई ज्यादा हो सकता है। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की बात करते हैं, कुछ निवेश संधियां। सो इंडिया ने कुछ मतलब संधि साइन की है, इंडिया है साइन या अपडेटेड बीआईटी मतलब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है। तो यूएई के साथ 2024 में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी। उसके बाद उज्बेकिस्तान के साथ 2024 में ट्रीटी साइन की थी, और किर्गिस्तान के साथ 2019 में ये ट्रीटी साइन की थी। और ये डेटा किसने दिया है, ये दिया है यूएनसीटीएडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को, ट्रेड को देखता है। तो हमने एफडीआई के लिए बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की है यूएई के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की हम बात कर सकते हैं कि कैसे हमारा एफडीआई इंक्रीज हो। तो देखो, एक टर्म है बीआरएपी जिसे हम बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान कहते हैं, और दूसरा है लेट्स, दैट इज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जो हम चला सकते हैं, कुछ कंपटीशन है करवा सकते हैं स्टेट्स के बीच में। तो ये इनमें रैंकिंग होती है, और उनकी रैंकिंग स्टेट्स को पुश करेगी टू इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, सो दैट ज्यादा एफडीआई आ सके। बजट 2025 ने अनाउंस किया है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स ऑफ स्टेट्स, जिसके कारण हमारा एफडीआई इंड्यूस हो सकता है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल जो है वो हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में, तो इससे भी एफडीआई बढ़ सकता है। फिर कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, कुछ फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया, पीएलआई जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उसके बाद पीएम गति शक्ति, इससे पूरा इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम इंप्रूव हो सकता है। अच्छा, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो देखो स्टेबल टैक्स पॉलिसी है, उसके बाद फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। तो ऐसे पॉलिसी से हमारा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और एफडीआई इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद क्लियर सेक्टोरल स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है वो रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को कम कर सकती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो सकता है।
उसके बाद जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी के रूल जो है उसमें मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन जरूरी है ताकि फ्यूचर में एफडीआई को इंक्रीज कर सके। उसके बाद हमारा फोकस जो है वो क्वालिटी एफडीआई की तरफ होना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म का एफडीआई आ सके, जॉब क्रिएट हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अच्छा, इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर जो नेट एफडीआई घटा है वो थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि ये मेनली रिपैट्रिएशन है, प्रॉफिट ले जाना, कैपिटल मैच्योर हो गया ले जाना, और हायर आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ है। तो इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया शुड प्रायोरिटाइज स्टेबल पॉलिसी, हमें मतलब सरकार को स्टेबल पॉलिसी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बेटर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन को ज्यादा फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल एफडीआई भारत में आ सके। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, विथ रेफरेंस टू एफडीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एफडीआई इज नॉन डेब्ट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। दूसरा है एफडीआई ऑलवेज इंक्रीज नेट एफडीआई वेरेवर whenever gross inflow rise। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है, ओनली फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेट एफडीआई। नेट एफडीआई इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छे तरीके से बता रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई माइनस रिपैट्रिएशन एंड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इनविट रेगुलेटेड बाय एसबीआई सेबी सॉरी इनविट रेगुलेटेड बाय सेबी, एफडीआई नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट रूल्स अंडर फेमा फ्रेमवर्क। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज जनरली प्रोहिबिटेड फॉर एफडीआई इन इंडिया। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 हाईलाइट करती है ग्लोबल एफडीआई 2024 में कैसा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेल बाय 11%, 11% से ये डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक नए टॉपिक के साथ करंट अफेयर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।